इस वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पेपर हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 10 साइंस का है, एपीएसडीसी का। तो ऐसे बहुत सारे पेपर हमने डिस्कस किए हुए हैं और कंटिन्यूअसली हम पेपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्कूल के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने का सिंपल सा मोटिव यही है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स चाहिए होता है, वो अलग अलग पेपर चेक करते हैं, उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को चेक करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो जिनके स्कूल का ये पेपर है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो किसी दूसरे स्कूल के हैं उनको एक दूसरे स्कूल का मैं यहाँ पे पेपर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो मेरे साथ साथ उसको सॉल्व करते जाएंगे तो एक तरीके से उनका टेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते जाइए, और कितने आपके आंसर करेक्ट हो रहे हैं जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो हाउ द पीएच ऑफ मिल्क चेंजेस एट इट्स फॉर्म कर्ड। पीएच इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस पे इन्होंने पीएच लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे इन्होंने टाइम लिया हुआ है। तो कह रहा है कि टाइम के साथ पीएच का क्या रिलेशन होगा अगर मिल्क चेंज होता है कर्ड में। तो आपको मालूम है कि जब मिल्क को हम लोग कर्ड में चेंज करते हैं तो कर्ड के अंदर एक एसिड ऐड हो जाता है, और उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। और जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर जब एसिड को आप ऐड करोगे तो पीएच को क्या करेगा, कम करेगा। यानी टाइम के साथ पीएच यहाँ पे कम होना है, और कम का ग्राफ होता है डाउनवर्ड, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। इसमें एक रिएक्शन ऐसा है जो बाकी तीन से अलग है। तो अगर आप पहला रिएक्शन देखो, तीसरा, चौथा, तो इन तीनों में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन जो सेकंड वाला है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसलिए सेकंड वाले को हम लोग सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो पी रेशियो क्यू फॉर रिएक्टेंट आयरन एंड वाटर इन द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया गया है जिसमें आपको बताना है आयरन के साथ और वाटर के साथ जो नंबर आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको बैलेंस कर दो तो आयरन यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 है, इसलिए यहाँ पे आपको वाटर लगाना पड़ेगा 4, इसलिए 3:4 आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी कर दोगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। Identify the correct option from the given table which represent the type of reaction occurring in step 1 and step 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 में किस टाइप का रिएक्शन है आपको बताना है। यहाँ पे इन्होंने इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, हम लोग लाइम स्टोन को चेंज कर रहे हैं एक्स और CO2 में। तो लाइम स्टोन मतलब CaCO3, इसकी जब हम हीटिंग करते हैं तो ये चेंज होता है CaO और CO2 में। इसका मतलब हो गया कि जो पहला रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसी को ऐड कर देते हो वाटर के अंदर तो CaO वाटर के साथ मिलके बनाता है स्लेक्ट लाइम, मीन्स CaOH ट्वाइस, और यहाँ से बहुत सारा अमाउंट में रिलीज होता है हीट। मतलब जो प्रोसेस होगा वो होगा एक्सोथर्मिक। मतलब आपको चेक करना है पहला एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुहास पुट्स अ जिंक प्लेट इनटू अ कॉपर सल्फेट solution and keep it in a glass container. He observed that the color of the solution get lighter and lighter with time to stop after a few days. He took out the plate from the solution. To his surprise, he saw several holes under the zinc plate. Which of the following is the reason of his observation and conclusion? यहाँ पे जिंक प्लेट को डाला गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, और आपको मालूम है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को ये कॉपर सल्फेट से हटाएगा, बनता है जिंक सल्फेट एलॉन्ग विथ कॉपर। अब यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का होता है, इसी वजह से इसका जो ब्लू कलर है वो फेड होगा, और यहाँ पे जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, इसलिए जिंक के अंदर आपको होल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज इनटू पेल ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होता। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड हेंस देयर इज अ कलर चेंज, रिवर्सिबल नहीं होता। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ये करेक्ट होगा, और यहाँ पे सल्फेट नहीं होगा, बस होगा कॉपर। कॉपर डिस्प्लेस जिंक, ये कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना occurs when a small amount of acid is added to water। जब किसी भी एसिड को आप ऐड करते हो वाटर के अंदर तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले जो एसिड है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। तो एक तो हो गया कि यहाँ पे आयनाइजेशन होगा,
और दूसरा, जब इसको ऐड करते हैं तो ये एसिड को डाइल्यूट ही हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमने वाटर ऐड कर दिया है, इसलिए आयनाइजेशन भी सही हो जाएगा और डाइल्यूशन भी। 1 और 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बी, इसलिए बी को करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फिनोप्थेलिन पिंक। फिनोप्थेलिन का आपने चेंज पढ़ा होगा, जब फिनोप्थेलिन को हम लोग डालते हैं एसिड में तो एसिड में ये होता है कलरलेस, लेकिन जब इसको बेस में डाल देते हो तो बेस में इसको पिंक कलर मिल जाता है, इसलिए आपको चेक कर लेना होगा। ये बोल रहा है पिंक कलर किस में होगा, यानी कि आपको बेस चेक कर लेना है, और पहला ऑप्शन यहाँ पे बेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, the diagram below saw a leaf that was covered with a piece of black paper for 3 days. After 3 days, the paper was removed. By testing, it was found that the area under the black paper tested negative for starch and the rest test positive for starch. What was the experiment trying to test? यहाँ पे ब्लैक पेपर जितने एरिया में लगा हुआ है उतने एरिया में स्टार्च नहीं फॉर्म हुआ, बाकी पार्ट में स्टार्च बन गया। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए लाइट का होना जरूरी है। इतने कवर्ड एरिया में लाइट नहीं आया, इस वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे आपको चेक कर लेना होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है। तो इफ प्लांट मेक देयर फूड, ये नहीं है। इफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू मेक फूड, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी दो भी चेक कर लेते हैं। इफ प्लांट कैन एक्सपायर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे ये रिस्पिरेशन का प्रोसेस है ही नहीं। इफ प्लांट कैन सर्वाइव इवन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये गलत। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन द रूट्स और स्टेम टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द बड फॉर। जब किसी भी पार्ट में फूड बनता है या फिर स्टोर होता है तो उसको अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसमें भेजा जाता है। तो यहाँ पे बर्ड के लिए पूछ रहा है कि अगर स्टेम में या फिर रूट के अंदर फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो इसको बर्ड तक क्यों भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड का जो ट्रांसपोर्ट है अलग अलग पार्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उस रिस्पेक्टिव पार्ट को फूड की जरूरत होती है फॉर द एनर्जी। आपको ऑप्शन चेक करना होगा, द एनर्जी नीड फॉर द एनर्जी नीड्स ऑफ द बर्ड टू ग्रो, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। टेम्परेचर रेगुलेशन फूड के ट्रांसपोर्ट से नहीं होता। बैलेंसिंग द स्टोरेज इन डिफरेंट ऑर्गन, ये भी सही नहीं है। डिफ्यूजन प्रोसेस, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, the length of the small intestine in a deer is more as compared to the length of the small intestine of the tiger. The reason of this is, यहाँ पे जो डियर है वो हर्बीवोर है, और जो हर्बीवोर होते हैं उनका इंटेस्टाइन बड़ा होता है एज कंपेयर विद द कार्निवोर, बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इनटू द ग्रास रिक्वायर मोर टाइम फॉर द डाइजेशन एज कंपेयर विद द डाइजेशन ऑफ द मीट। इस वजह से जो डियर होते हैं उनका इंटेस्टाइन थोड़ा सा बड़ा होता है। ऑप्शन चेक करोगे, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, ये सही हो जाएगा कि कौन किस टाइप का फूड ले रहा है, उसके बेस पे यहाँ पे डिफरेंस है इंटेस्टाइन की लेंथ में। क्वेश्चन नंबर 11, सपना suffer from a condition due to which her average blood sugar level is 174. The average blood sugar level of healthy adult is less than 140. Which of the following could be a cause of Sapna's condition? You know very well that level of sugar in blood for a healthy person is in between 120 to 140 after eating the meal. And on fasting condition, the level of sugar is in between 80 to 100. यहाँ पे हेल्दी पर्सन के लिए जो रीडिंग है वो दे रखा है और बोला हुआ है कि इसका जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो 174 है। तो ये किस वजह से? तो आपके बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल मेंटेन होता है, उसमें अगर शुगर बढ़ गया तो उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। तो अगर किसी के बॉडी के अंदर इंसुलिन इनसफिशियंट हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा शुगर बढ़ा होगा वो यहाँ पे मैनेज नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा। इसी को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो आपको चेक कर लेना है इनसफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट इंश्योर दैट द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम अ स्पीसीज जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दिस? आप जब किसी भी स्टिग्मा के ऊपर कोई पॉलन ग्रेन ऐड करते हो तो हमेशा जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट होगा वो उसी की स्पीसीज का होगा, तो जर्मिनेट होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में एक यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होता है।
इस वजह से आप किसी एक प्लांट के ऊपर किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कभी करा नहीं सकते, और इसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, द इमेज शो द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे टू अ कॉनकेव मिरर, वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक्स प्लेस। यहाँ पे कह रहा है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दोनों रेज कहाँ मिलेंगी। तो आपको मालूम है कि जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो बियॉन्ड द सी, जो इमेज होता है हमेशा सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, आपको याद होता है, आपको लिखना है बिटवीन सी एंड एफ। और अगर यहाँ पे रे डायग्राम कंप्लीट करके आपको चेक करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल गया है इसको आपको पास कर देना है फोकस से, और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है जो कि गया हुआ है फोकस से इसको कर देना है पैरेलल। और जब ऐसा करोगे देखो दोनों सी और एफ के बीच में कट कर रहे हैं, यहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड, these can be easily seen from the distance because among all other colors the red light, जो रेड लाइट होता है जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तो जितने भी हाई एनर्जेटिक लाइट के कलर्स होते हैं सब स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जो कम एनर्जी वाले होते हैं उनकी स्कैटरिंग कम होती है इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाते हैं। इसलिए जितने भी सिग्नल्स के लाइट होते हैं उनको रेड बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। It scattered the most of the smoke or fog. It scattered the least by the smoke and fog. जो रेड कलर है वो कम स्कैटर्ड होता है इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाता है। इसमें आपको ऑप्शन जो फोर्थ है मूव फास्टेस्ट इन एयर, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये आपका फास्टेस्ट मूव नहीं करता, फारथेस्ट मूव करता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, ज्यादा स्पीड से नहीं जाता। ठीक है ना, स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन बी सही करना है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे ओजोन के लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जितने भी अर्थ के ऊपर प्लांट और एनिमल्स हैं सबको ये यूवी रेस से बचाता है। ओजोन इज डेडली पॉइजन, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि जो ओजोन है वो डेडली पॉइजन है, अगर ब्रीदिंग एयर के अंदर ऐड होगा तो हेल्थ रिलेटेड इशू ये जनरेट करेगा। और चौथा है ओजोन गेट डिकम्पोज बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज नहीं होता, ऑक्सीजन डिकम्पोज होता है, और उसी ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन की वजह से ये ओजोन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ओजोन बनता है, डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, in the given food chain, suppose the amount of energy at the fourth trophic level is 5 kg. फोर्थ ट्रॉपिक लेवल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्नेक के ऊपर जो एनर्जी है वो 5 किलो जूल है। तो इसके पहले वाले में 50 होगा, इसके पहले वाले में 500, इसके पहले वाले में 5000। तो कह रहा है कि बता दो कि एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इज, तो जो पहला लेवल होता है उसको प्रोड्यूसर लेवल बोलते हैं। यहाँ पे 5000 होगा, ऑप्शन चेक कर लो, डी वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद 4 प्रॉब्लम यहाँ पे हैं ये सर्सन रीजन के, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, ये सही है क्योंकि इसकी हीटिंग होती है तो CO2 जनरेट होता है और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ एसिडिक सॉल्ट, ये गलत हो गया क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। तो ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स, ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 है द फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इनटू आवर बॉडी, ये भी सही है, हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन के थ्रू ही एंटर करते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरीज ग्रेटली, जो फूड चेन की लेंथ होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, 3 से 4 लेवल तक ही हम फूड चेन को बना सकते हैं, इसलिए वेरीज ग्रेटली वर्ड सही नहीं है, इसलिए देना इसको फॉल्स, ये भी हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे के, ये होता है लेकिन प्रिज्म में नहीं होता, ग्लास स्लैब में होता है। तो पहले रीजन पढ़ते हैं।
The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel face of the rectangular glass slab is equal and opposite. The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel face. ये सही है और इसका रीजन है, ठीक है, इसको कर देना है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20. Dendrite of a neuron are responsible for releasing neurotransmitter at the synapse. सिनेप्स पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज करता है एक्सॉन, डेंड्राइट नहीं करता, इसलिए ये गलत है. द नर्व इम्पल्सेस कैन ट्रेवल आइदर बाय इलेक्ट्रिक और केमिकल मोड, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन हो जाएगा डी. ये तो हो गए 20 एमसीक्यूज, बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग देख लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड ये है 25. इसके आगे 37, then 38, 39. ये है कंप्लीट पेपर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम के साथ. आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.